इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से, जिसको हम लोग शॉर्टली TLC के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर का स्टार्ट हम लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द TLC से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी के हवाले से शॉर्टली कि क्रोमेटोग्राफी है क्या। फिर उसके बाद हम जानेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो उसके मेन कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इस TLC को TLC क्यों कहते हैं, और साथ में हम ये जानेंगे कि TLC के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। और उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन या मटेरियल रिक्वायर्ड आप कहें, और फिर बाद में वर्किंग ऑफ दिस TLC। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल के थ्रू TLC काम कर रहा है वो जानेंगे, और लास्ट में हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे ऑफ दिस TLC के, तो हम किस टाइप के मॉलिक्यूल या कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन दिस पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट के हवाले से हम इसको इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। उनमें से एक क्लास जिसके 3 नाम है, एक क्लास है जिसके 3 नाम है, जनिशिन कीजिए। चंद बुक्स में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। ये एक ही क्लास है, इसके 3 नाम है, ठीक है, सिर्फ एक क्लास है। अभी इसके मुताबिक, सिर्फ इस क्लास के मुताबिक जो है क्रोमेटोग्राफी जो है वो 2 टाइप्स के हैं, प्लेनर और कॉलम। जनिशिन कीजिए कि ये सिर्फ एक ही क्लास है, ओके, एक क्लास। तो इसमें हमारे पास एक टाइप है प्लेनर, दूसरा हमारे पास है कॉलम। प्लेनर में मजीद हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC क्रोमेटोग्राफी। ये हमारा TLC क्रोमेटोग्राफी जो है ये असल में एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, जो कि एक क्लास से ताल्लुक़ रखता है जो है जियोमेट्री, या फिर आप कह सकते हैं सपोर्टिंग मीडियम, या फिर आप कह सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक बेड। मतलब सिर्फ एक ही क्लास है। अगर आप सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग मीडियम कहें तो भी ठीक है, अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री यूज़ करें तो भी ठीक है, अगर आप क्रोमेटोग्राफिक बेड ये नाम यूज़ करें तो भी ठीक है, अगर आप तीनों यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री जो है क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो वो 2 टाइप की हैं, प्लेनर या फिर कॉलम। अभी मैंने सिर्फ ये ज्योमेट्री का लफ्ज़ यूज़ किया। ओके, तो हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री हमारे पास 2 किस्म के हैं, प्लेनर और कॉलम। प्लेनर में हमारे पास है एक पेपर, दूसरा है TLC। तो TLC क्या है हमारे पास, ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि TLC जो है वो एक प्लेन पर होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो अभी TLC को मज़ीद जानेंगे, उससे पहले हम जानेंगे क्रोमेटोग्राफी का एक शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन या डेफिनेशन आप कहें। What is chromatography? It is actually a technique that is used to separate the components of a mixture. अगर हमारे पास कोई एक मिक्सचर हो, उसके कंपोनेंट्स अगर हमने सेपरेट करने हैं तो उसके लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अभी अगर हम बात करें किसी भी क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स के हवाले से, तो हमारे सामने 2 मेन कंपोनेंट्स हर क्रोमेटोग्राफी में आएंगे। वो क्या है? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। हमारे इस TLC के जो मेन कंपोनेंट्स तो वो भी यही दोनों होंगे, क्योंकि हर क्रोमेटोग्राफी में आते हैं। तो स्टेशनरी फेज वो होता है जो स्टैंडिंग होता है, फिक्स्ड होता है, स्टैग्नेंट होता है, और मोबाइल फेज वो होता है, नाम से बता रहा है कि ये मूव करता है। तो ये 2 फेजेस होते हैं। इन 2 फेजेस के थ्रू हमारे जो सैंपल है वो सेपरेट होता है। कैसे सेपरेट होता है TLC में, तो हम TLC में बाद में जानेंगे इसकी वर्किंग में। अभी थोड़ा सा ये जानते हैं कि हमारे स्टेशनरी फेज जो है इस TLC में वो क्या है। वो हमारे पास है सिलिका एल्यूमिना, जो कि एक पोलर नेचर का होता है। तो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मोर ऑफन यूज्ड है दैट इज सिलिका। और मोबाइल फेज जो है वो कोई एक सॉल्वेंट हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकते हैं। ये बात जनिशिन कीजिए, अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है तो आपका मोबाइल फेज जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए। गॉड, अगर पोलर दोनों हुए तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन बनता है ना, अगर दोनों पोलर हुए, दोनों नॉन पोलर हुए, तो फिर बात तो जाहिर है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आपको जो चीज़ जिस तरह से होगा वो एक दूसरे को डिजॉल्व करेगा। पानी में डालो तो वो पानी बनता है पूरा, घी में डालो तो वैसे होता है। लेकिन अगर आप घी या फिर तेल उठाओ, पानी में डालो तो फिर क्या होता है? इनके आपस में इंटरेक्शन नहीं होती है। ये बात जनिशिन करनी है, इन दोनों ने अपोजिट होना है। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट कि इस TLC को TLC क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नाम को देखो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मतलब यहाँ पर आप समझ ले कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है
ऐसे सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग थिन लेयर यूज़ करते हैं। थिन लेयर किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग? थिन लेयर हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेस का सिलिका का। अभी इसकी फर्दर जो एलेबोरेशन है या अंडरस्टैंडिंग है आपको मैं वर्किंग में बताऊंगा। अभी अपने ये समझना है कि हम TLC को TLC क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक थिन लेयर लेते हैं, स्टेशनरी फेस का एक थिन लेयर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ऐसा टेक्निक जिसके ज़रिए से हम लोग सेपरेशन करते हैं, और ये टेक्निक जो है इसमें थिन लेयर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहलाई जाती है। वेरी सिंपल। अब ये थे टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंटेशन और द मटेरियल रिक्वायर्ड। इंस्ट्रूमेंटेशन हमें क्या रिक्वायर है इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए? हमें चाहिए एक ग्लास स्लाइड, और फिर उसके बाद हमें चाहिए सिलिका जो कि एक स्टेशनरी फेस है हमारा। जाहिर सी बात है हमें स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस तो दोनों चाहिए, और साथ में हमें एक पेंसिल चाहिए और सैंपल भी चाहिए, क्योंकि सैंपल को हमने सेपरेट करना है। मोबाइल फेस की तो हमने बात कर ली कि मोबाइल फेस चाहिए, तो मोबाइल फेस, सैंपल, पेंसिल, सिलिका, ग्लास स्लाइड एक्सेट्रा ये हमारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग RF, तो वहाँ पर हमें एक स्केल भी चाहिए, एक फुट, जिसके ज़रिए से हम लोग मेजर करेंगे अपने इस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को। तो रिगार्डिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें ग्लास स्लाइड और सिलिका चाहिए, तो ये हमें कभी कभी जो है, बल्कि अवेलेबल ही है मार्केट में, हम लोग इसको ले सकते हैं प्रिपेयर्ड फॉर्म में, या फिर हम लोग इसको खुद भी प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं जानते हैं वर्किंग में। इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। आपने लेना है एक ग्लास स्लाइड, फिर आपने लेना है सिलिका, इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर एक थिन लेयर इसका बनाना है, फिर उसको रखना है ड्राई होने तक। ड्राई हुआ फिर उसको उठाते हैं, एक पेंसिल के थ्रू हम लोग मार्क करते हैं। पेंसिल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पेंसिल जो है फिर हमारे जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें अपना जो परफॉर्मेंस है वो शो नहीं करेगा। ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि हमारा जो पॉइंट है, स्पॉट है, जहाँ पर हमने स्पॉटिंग करनी है, यानी कि अपना सैंपल पुट करना है, हमें वो बता सकता है, जिसके लिए हम लोग पेंसिल यूज़ करेंगे। और पेंसिल के ज़रिए से हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे जो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आप लोग मतलब बेस लाइन से ऊपर हो सकते हैं। तो ये आपके पास है क्या होगा? ग्लास स्लाइड हुआ जिस पर सिलिका पेस्ट किया आपने, तो इसका एक साइड आपने उठाना है, उसको बेस समझना है, और उससे तकरीबन 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, कुछ लोग 1 सेंटीमीटर तक, कुछ लोग 1.5, कुछ लोग 2 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ऊपर से लाइन ड्रा करते हैं, स्केच करते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद जो है ये लाइन जब हुआ तो यहाँ पर हम लोग फिर स्पॉटिंग करते हैं, अपने सैंपल पुट करते हैं, सैंपल पुट करते हैं। यहाँ पर लिखा है स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल, सैंपल को स्पॉट करते हैं बाय मीन ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब होता है, जिसके ज़रिए से हम लोग स्लाइटली सैंपल को स्पॉट करते हैं इस जगह पर। अगर हमने बहुत सारे सैंपल को सेपरेट करना हो तो फिर उसको एक ख़ास डिस्टेंस से स्पॉट करेंगे। वो कैसे? एक हमने यहाँ पर स्पॉट किया समझ लीजिए, दूसरा हमने यहाँ पर स्पॉट किया, अभी मैंने इसके ऊपर डॉट लगाया। असल में ये स्पॉटिंग हम लोग लाइन के ऊपर करते हैं, लाइन से ऊपर नीचे नहीं करते, लाइन के ऊपर करते हैं, ख़ास लाइन पर। ये हमारे पास लाइन है, इसी लाइन पर करते हैं, लाइन से ऊपर या नीचे नहीं करते। तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट स्पॉटिंग मैकेनिज्म। तो ये बात हो गई। आप लोग ये भी कर सकते हैं, अभी मैंने कहा कि हम ग्लास स्लाइड को प्रिपेयर फॉर्म में ले सकते हैं जिस पर सिलिका पहले से लगा हुआ होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक अंदाजे से और परफेक्ट उसकी डिज़ाइन होती है। हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये खुद का मैकेनिज्म है, और मार्केट से आप लोग प्रिपेयर फॉर्म भी ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये मैकेनिज्म मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप लोगों ने ज़हनशीन करना है उसको, कि पेंसिल से आपने लाइन स्केच करनी है, और फिर आपने स्पॉटिंग करना है अपने सैंपल का यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो हो गई मुकम्मल बात, फिर उसको छोड़ना है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और इसी वक्त आपने अपना एक चैम्बर लेना है जिसमें आपका सॉल्वेंट रखा हुआ होगा, और इसको आपने ढक्कन से बंद करना है ताकि ये सॉल्वेंट जो है आपके पूरे चैम्बर में फैल जाए। तो इस वक्त तक आपका जो ये ग्लास स्लाइड है जिस पर आपने सैंपल को स्पॉट किया, ये भी आपका थोड़ा सा ड्राई हो गया होगा, और साथ में ये जो आपका चैम्बर है ये भी सेचुरेट हो गया होगा, मतलब पूरा जो सॉल्वेंट है वो उसने अपने चैम्बर में अपने आप को मतलब ये कि डिस्पर्स किया होगा पूरे एक चैम्बर में। तो अभी यहाँ पर आपका सॉल्वेंट अवेलेबल है वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसी आपने अपने सिलिका को उठाया है और फिर रखना है अपने इस चैम्बर में, किसके थ्रू? एक क्लिप के थ्रू आपने रखना है। तो अभी हमारा क्या, ये ग्लास स्लाइड हमने उठाना है, ग्लास स्लाइड, सिलिका नहीं, ग्लास स्लाइड सिर्फ, सिलिका सिर्फ नहीं कहना, ग्लास स्लाइड पूरा कहना है, तो जिसके ऊपर आपका सिलिका ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आपने अपना स्टेशनरी फेस उठाना है इस
चैम्बर के अंदर रखना है बाय मीन ऑफ अ क्लिप। तो ये हमारा स्टेशनरी फेस था, हमने यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर रखा, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। रखने के बाद क्या होगा, आपने इसको डिप करना है आपके सॉल्वेंट में, इतना डिप करना है ताकि आपका जो लाइन है जिस पर आपने स्पॉटिंग की है ये डिप ना हो जाए, ये थोड़ा सा ऊपर रहे। वो इसलिए ताकि अगर आप लोगों ने इसको डिप किया तो फिर ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये नहीं होगी। तो जिसकी वजह से आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि सॉल्वेंट जो है वो क्लाइंब कर सके, वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से अपने स्टेशनरी फेस के ऊपर जा सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको आपने ऊपर रखा, यहाँ से सॉल्वेंट जो है वो स्लोली जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है आपके स्टेशनरी फेस के ऊपर आएगा। और यहाँ पर आपने जो सैंपल स्पॉट किया था, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर सैंपल स्पॉट किया था, तो इस सैंपल के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट स्टार है, एक कंपोनेंट राउंड है, एक कंपोनेंट जो है वो टिक मार्क है, समझ लीजिए। तो ये 3 कंपोनेंट सपोज़ कीजिए सेपरेट हो गए। और इन द मीन वाइल जो आपका सॉल्वेंट था ये रन कर रहा था, तो वही इसी को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सिलिका एक स्टेशनरी फेज़ है और आपका सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेज़ है। तो ये मोबाइल फेज़ इस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर रन कर रहा है, साथ में ये यहाँ पर जो आपने स्पॉट किया सैंपल, इसको ये सेपरेट कर रहा है। अब ये सेपरेशन क्यों हो रही है, ये सेपरेशन क्यों हो रही है, ये एक प्रिंसिपल के थ्रू हो रही है। वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एडजॉर्प्शन में एक सॉलिड सरफेस पर जब कोई गैस या कोई लिक्विड जो है वो ठहर कर जा रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। कोई भी लिक्विड या फिर गैस अगर आपके सॉलिड सरफेस के साथ एडहर करे और फिर किसी और एक्सटर्नल फोर्स, आप कह सकते हैं मोबाइल फोर्स की वजह से फिर ये आगे मूव भी करें, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। कोई लिक्विड या फिर कोई गैस वो आपके स्टेशनरी फेस के साथ एडहर करे, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर से मोबाइल फेस आ रहा है तो वो उसको मज़ीद जो है वो पुश करेगा अपवर्ड। तो इस तरह से क्या होगा, तो हमारे इस सैंपल में जो कि हमने यहाँ पर स्पॉट किया है, इस सैंपल में बहुत 2-3 कंपोनेंट्स थे जो पहले डिफ्यूज थे, एक दूसरे के अंदर थे। अभी क्या हुआ था, अभी हमने इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जिससे इसके अंदर जो मटेरियल थे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं जिससे ये बना था वो फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा स्पॉट था ये सपोज कीजिए कि इस 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था, तो ये तीनों कंपोनेंट्स फिर सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाए तो फिर इन द मीन वाइल हम इसको उठा करके बाहर निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी RF मालूम करेंगे। RF कैसे मालूम करते हैं, तो पहले आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इस ग्लास स्लाइड को जो अभी क्या हुआ है, जिस पर अभी एडजॉर्प्शन के थ्रू सेपरेशन हो गई है, इसको आपने उठाना है। इसकी आपने अगर स्पॉटिंग हो गई है तो डायरेक्टली आपने पहले उसको अंडरलाइन करना है या लाइन अप करना है। सपोज़ कीजिए हमारा कंपोनेंट, सारा कंपोनेंट जो है, स्टार कंपोनेंट को आपने पेंसिल से एक लाइन उसके ऊपर लगाना है। तो इस तरह से जितने कंपोनेंट हैं उनको आपने लाइन के ऊपर उसको सर्कल करना है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है कि आपका सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्वेंट इस स्टेशनरी फेस के ऊपर कहाँ तक मूव कर चुका है, वो पॉइंट भी आपने एक पेंसिल से क्या करना है, लाइन अप करना है। तो सपोज़ कीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ग्लास स्लाइड है जिस पर हमारे कंपोनेंट्स जो थे, कंपोनेंट ने यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर मूव किया, और सॉल्वेंट ने यहाँ पर मूव किया। ये सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, और ये हमारा बेस लाइन जहाँ पर हमारा स्पॉट हमने किया था, स्पॉटिंग की थी, यानी अपने सैंपल रखा था। तो सैंपल हुआ, कंपोनेंट और सॉल्वेंट हुए। ये आपने जब स्पॉटिंग की, इसकी मतलब फर्दर इसके आपने सर्कल किया और लाइनिंग की। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स आते हैं, कलर भी हो सकते हैं, नॉन कलर भी हो सकते हैं। तो जो नॉन कलर होंगे वो तो हमें दिखाई नहीं देंगे, फिर हम उसको डिफरेंट विजुअलाइजेशन सेक्शंस के थ्रू जो है वो विजुअलाइज करेंगे। अल्ट्रा वायलेट लाइट हैं और कुछ और लाइट्स वगैरह हैं जिनके थ्रू पर हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास कलर्ड हुआ तो उसको हम लोग डायरेक्टली जो है इसको सर्कल करेंगे और साथ में जो सॉल्वेंट मूव किए उसको लाइन अप करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो आपके इस स्टेशनरी फेस से वेपोराइज हो सकता है, तो जिसकी आपने ख्याल रखना है। जब आपने ये लाइनिंग की और ये सर्कलिंग की, फिर उसके बाद आपने उठाना है एक स्केल, इस बेस लाइन से इन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइन अप करना है और उसकी रीडिंग लेनी है। ओके, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसको बोलते हैं RF, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर या फिर रिटेंशन फैक्टर। इसको आपने नोट करना है। इसमें क्या होता है, इसको हम क्या लेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट या कंपोनेंट। ये कंपोनेंट जितना मूव किया है यहाँ से
बेस लाइन से कंपोनेंट आया है यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट इसका हुआ, उसका दूसरा का, तीसरे का, इस तरह का आपने कंपोनेंट लेना है। और जब आप लोग आर एफ मालूम करते हैं तो आर एफ में पहले जो कंपोनेंट ने डिस्टेंस तय किया है, मूव किया है, वो डिस्टेंस आप लिखोगे डिस्टेंस बाय द कंपोनेंट, और फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपके सॉल्वेंट ने स्टेशनरी फेस के ऊपर, वो लिखना है। तो अभी सॉल्वेंट ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, वो भी यहाँ पर आप लिखोगे डिस्टेंस कवर मूव बाय सॉल्वेंट या ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो दोनों को आपने फिर डिवाइड करना है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर आपने उठाना है, देखना है स्टैंडर्ड रीडिंग के पास। तो जब भी हमारे पास कोई प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं तो उनकी ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास कुछ क्या होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल और नाउन रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट मानते हैं। और ये वाला जो हमारा आज का प्रैक्टिकल हम लोग किया, परफॉर्मेंस किया सेपरेशन, इसको हम लोग नोट करते हैं, मतलब मैच करते हैं उस वाले जो स्टैंडर्ड वाले रीडिंग के साथ है। जब इन दोनों को मैच करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी मालूम है कि ये किस कंपोनेंट की वैल्यू है, तो ये वैल्यू और वो वैल्यू जो हम लोग मैच करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारा ये जो अननोन सैंपल था ये क्या था, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। तो ये हुआ मेरी तरफ से टू द पॉइंट लेक्चर रिगार्डिंग TLC। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।